हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू है। एंड ये जो आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 देख पा रहे हैं, ये कक्षा 8 की जो हिस्ट्री है, यानी कि क्लास 8 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले क्लास 6 की हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ चुके हैं और ये क्लास 8 चल रहा है। ठीक है, जियोग्राफी पहले ही हम 6, 7, 8 की कवर कर चुके हैं, उनको आप प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है वहाँ से देख सकते हैं। और ये हिस्ट्री कवर करने के बाद फिर सिर्फ पॉलिटी रह जाएगा, उसको पढ़ लेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चंस अभी जो पीछे एग्जाम हुआ उसमें ही पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। अक्सर हम लोग झूम खेती से रिलेटेड पढ़ते रहते हैं, यानी यहाँ से क्वेश्चंस हमको मिलते ही रहते हैं। आप PYQ उठा के देख लीजिए एसएसटी के सारे, मुझे लगता है हर पेपर में क्वेश्चन झूम खेती से रिलेटेड जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो झूम खेती के बारे में बढ़िया से हम लोग पढ़ने वाले हैं। घुमंतु है ना, उड़ीसा, ये देखिए खोंड समुदाय। अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला जो समुदाय है वो कौन सा है, खोंड है, मुंडा है, या और भी 2 नाम दिए थे, तो उसमें ये खोंड समुदाय, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज का होने वाला है। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, चलिए, 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमता देखा गया। बात कब की है? 1895 की है। बिरसा नाम का एक आदमी था जो झारखंड में छोटा नागपुर के जो जंगल हैं उन जंगल और गांव में वो घूमता हुआ दिखाई दिया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वो सारी बीमारियां दूर कर सकता था, अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। लोग कहते थे उसके पास बड़ी चमत्कारी शक्तियां हैं। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और इन दीकुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा था। कौन है वो? बिरसा है, जो 1895 में छोटा नागपुर के जंगल झारखंड में घूमता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, लोगों ने समझा कि लोग ऐसा मान रहे थे, कह रहे थे कि इसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, छोटी छोटी ढेरी को वो बड़ा बना देता है। उसने खुद भी ऐलान कर दिया था कि मुझे भगवान ने भेजा है यहाँ लोगों की रक्षा करने के लिए और जो बाहरी लोग जिनके तुम गुलाम हो उनसे तुम्हें आज़ादी दिलाने के लिए। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। ठीक है, मुंडा क्या है? एक जनजाति है। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे भी क्वेश्चन पूछा गया था जो उसमें खोंड भी था ऑप्शन, है ना, जो कि उड़ीसा में है, जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। मुंडा भी था ऑप्शन, और भी 2 ऑप्शन थे। तो मुंडा की अगर बात आ जाए तो ये एक जनजातीय समूह है। कहाँ रहता है? छोटा नागपुर में रहता है। इसको आप रट लीजिए, नोट कर लीजिए तुरंत। मुंडा क्या है? एक जनजातीय समूह है। रहता कहाँ है? छोटा नागपुर में। ठीक है, बिरसा का जन्म कहाँ हुआ था? इसी मुंडा जनजाति समूह में। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा संथाल और उरांव कौन थे? तो ये आदिवासी थे, ये भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे कि मतलब अंग्रेजों का शासन है, उनका दबाव है, बदलाव आ रहा है, उससे ये लोग बड़ा परेशान थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी, है ना, और धर्म उनका छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? दीकू का मतलब यहाँ पे क्या है? बाहरी लोग। ठीक है, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिछले साल यानी कि चैप्टर क्लास 7th में आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। जी बिल्कुल पढ़ा है। आप में से जिसने भी ध्यान से पढ़ा होगा डेफिनेटली उसको याद होगा। ठीक है, ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी।
जो रीति रिवाज रस्में ब्राह्मणों ने तय किए थे और उनसे काफ़ी डिफरेंट था हमारा, है ना। इनका ज़्यादातर कबीलों के जो रीति रिवाज थे वो उनसे अलग थे ब्राह्मणों से। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। फर्क था, उन लोगों के बीच में भी फर्क था। यहाँ पे एक पिक्चर है उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं हैं, बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। ये महिलाएं जो हैं ये बाजार जा रही हैं। उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं हैं जो नदी पार कर रही हैं बाजार जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय समूह किस तरह जी रहे थे, आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है ये, जरूर इसको आप लास्ट तक डेफिनेटली पढ़ें। देखिए, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में एक्टिव थे। क्या कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती के बारे में आज आप यहाँ से डिटेल में पढ़ लेंगे। देखिए, कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, जो घूम घूम कर की जाती है। ऐसा नहीं कि इसको चारों तरफ घूम घूम कर खेती की जा रही है, नहीं, अलग अलग जगह पे यहाँ खेती कर ली। अब इसको पढ़ते हैं, आगे डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, आपसे पूछ ले घुमंतू खेती का दूसरा नाम झूम खेती, झूम खेती का दूसरा नाम घुमंतू खेती, एक ही बात है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाने वाली खेती को कहते हैं झूम खेती। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे, कि जो पेड़ है उनके ऊपरी हिस्से को अगर हम काट देंगे तो जो सूरज की रोशनी है वो नीचे ज़मीन तक पड़ेगी, और ज़मीन को जब धूप मिलेगी तो ज़मीन उपजाऊ होगी, फसल हमारी अच्छी होगी। और ज़मीन पर उगी घास फूस जला करके साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे, कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय क्या करते थे, बीज रोपने की बजाय खेत में बस बीज को बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट करके वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। अब जहाँ पे उन्होंने फसल उगाई है उसको वो छोड़ देते थे। जहाँ उन्होंने अभी फसल काटी थी वो जगह कई साल तक पड़ी रहती थी, ताकि फिर से उपजाऊ हो जाए, दोबारा फिर से उस पर खेती की जा सके। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे, पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही ये लोग रहते थे। घुमंतू किसान जो घुमंतू खेती यानी झूम खेती किया करते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। क्या था, बेरोक टोक, यानी कि ये लोग जो है, ये जो आदिवासी समुदाय थे, ये जंगल में बिना किसी रोक टोक के, कोई पाबंदी नहीं थी, आराम से इधर से उधर आवाजाही करते थे, घूमते थे, फिरते थे, जहाँ मन हुआ वहाँ अपनी फसल उगा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जंगलों के इस्तेमाल पर ही आधारित थी इनकी ज़िंदगी। ये केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। इतनी बात क्लियर होती है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ शब्द हमको मिलेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रति क्या होता है, अगर प्रति शब्द आ जाता है, देखिएगा, प्रति का मतलब होता है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल जो है वो एक पेड़ है। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है। यह शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द हो गए हमारे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कह रहा कि जो ज़मीन है वो कई साल तक परती पड़ी रहती थी। परती का मतलब है ज़मीन खाली पड़ी रहती थी, ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे भाई इसमें से। कुछ लोग कैसे थे, कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे। शिकार करते थे और अपने भोजन को संग्रह करके भी रखते थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते रहते थे।
वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे कि अगर जंगल नहीं होंगे तो हमारा जीवन कैसे कटेगा। उनका जीवन जंगलों पर ही निर्भर था। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपका अभी पिछली बार। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग, अभी हमने जो उस पे स्मार्टर एवरीडे पे जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे आपको, उसमें एक क्वेश्चन आया था ना। इस समुदाय के लोग टोलियां बना करके शिकार पर निकलते थे, जो हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किस तरह के समुदाय के लोग टोलियां बना करके शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। तो वो थे उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय। इस तरीके से चलता था, ठीक है। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। साल क्या है? साल यहाँ पे अभी हमने आपको बताया एक पेड़ होता है। महुआ जो है वो एक फूल है जिसे खाया जाता है। तो खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के जो बीज होते हैं उनका तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूल की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे, है ना, कि उनको भैया पलाश के फूल की ज़रूरत है। तो खोंड समुदाय उनको जंगलों से ला करके वो सब चीज़ें उपलब्ध कराता था। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे भाई? जरूरी थोड़ा कि जो पेड़ है, साल है ना, जो महुआ फूल ही खाते हों, और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था कि भैया हमसे ये ले लो और ये चीज़ दे दो। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा भी लेना पड़ता था। हर चीज़ बदले में नहीं मिल पा रही। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। कई आदिवासी जो थे भाई शिकारी थे, संग्राहक थे, और कुछ खेत मजदूर भी थे जो खेतों में काम करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे, वन की चीज़ें उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती थी, तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। भाई मध्य भारत का जो बैगा समुदाय है ये दूसरों के लिए काम करने से पीछे हटते थे, दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे कि हम जंगल की संतान हैं जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बैगा क्या है? स्थान है, कोई समुदाय है, या क्या है? तो ये बैगा जो है वो मध्य भारत का एक समुदाय है, ठीक है। कौन सा समुदाय अपने आप को जंगल की संतान मानते थे? बैगा समुदाय अपने आप को जंगल की संतान मानते थे, ठीक है, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। और ये मजदूरी करना इनके लिए अपमान की बात हुआ करती थी कि हम मजदूरी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर है, इसको आप देखिएगा। ये कहता है कि डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडालू की पत्तियाँ इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएंगी। आप में से कुछ लोग अगर गाँव से होंगे तो उनको याद होगा कि बहुत पहले के समय में इस तरीके के जो बड़े बड़े ये होते थे पत्ते, इनसे पत्तल बनाई जाती थी जिनमें खाना दिया जाता था, जैसे भंडारों में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब तो ये नहीं आते हैं। चलिए आगे यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है हमारी। इनके लिए जो मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात हुआ करती थी। इसमें दिखाया गया है कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके। चलिए यहाँ से चीज़ों को समझते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर के आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज
बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे कि ये जो महाजन हैं, व्यापारी हैं, ये बाहरी शैतान हैं। ठीक है, यही हमारी मुसीबत की जड़ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इसमें से जो थे समुदाय वो जानवर भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी जो थे वो क्या करते थे, जानवर भी पालते थे। देखिए बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पाल करके अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों की रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। यानी कि वो चरवाहे थे, ये जो मौसम के हिसाब से जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, जैसे गाय भैंस हो गई, मतलब बैल हो गए, जो भेड़ें हो गई, बकरियां हो गई, इनके रेवड़ लेकर के, यानी कि इनको सबको ले करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे जहाँ मौसम अच्छा होता था, जहाँ जानवरों को खाने पीने को मिले। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, वन गुज्जर ये कहाँ के रहने वाला समुदाय है, तो ये पंजाब के पहाड़ों में रहने वाला समुदाय है वन गुज्जर। ठीक है, और लबाड़िया जो समुदाय है ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का समुदाय है लबाड़िया। ओके, ये कौन सा जानवर पालते थे, तो ये गाय भैंस के झुंड पालते थे। एक दो नहीं, पूरे के पूरे झुंड पाल लेते थे। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए तुरंत। वन गुज्जर जो है वो पंजाब के पहाड़ों में रहने वाला समुदाय है, लबाड़िया आंध्र प्रदेश में रहने वाला समुदाय है, और ये गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग जो थे वो गडरिये थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। कश्मीर के बकरवाल कौन सा जानवर पालते थे, बकरियां। ठीक है, चलिए अभी और आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग। चलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है, बस एक पॉइंट को पढ़ लीजिए। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 40 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोड़ समुदायों के बीच बिताए थे। उसी को लेकर के उन्होंने अपनी कुछ बातें लिखी हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। मध्य भारत के जो आदिवासी थे उनमें जो बैगा थे उनको सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बाकी इसको हम पूरा पढ़ चुके हैं, कुछ खास नहीं इसमें। ठीक है, एक महिला है, तो ये ईंधन की लकड़ी ले जाती है, एक संथाल लड़की है। ठीक है, बिहार 1946 की फ़ोटो है। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते हैं। चलिए यहाँ से कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। हमने जैसा कि अभी ऊपर पढ़ा कि जो घुमंतू खेती करते थे, घूम घूम कर खेती करते थे, लेकिन कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। देखिएगा इसमें एक शब्द हमको मिलेगा बेवड़। बेवड़ क्या होती है, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है बेवड़। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। चलिए अब इनको भी समझ लेते हैं भाई, एक जगह खेती करने वालों को। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले थे, एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते हैं। वो सोचते हैं बार बार इधर से उधर भटकना है, वो साल दर साल एक ही जगह पर खेती करते। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। ये ज़मीन तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। यानी कि कुल के जो भी सदस्य होते थे, वहाँ के जो मूल निवासी होते थे, उनका वंशज माना जाता था कि ये उनके वंशज हैं जिन्होंने सबसे पहले आकर के ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे, है ना, कि भैया लो आधा हमें देना, आधा तुम लेना, हमारी ज़मीन है, इस पर खेती करो तुम। इस तरीके से ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह
शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जो ब्रिटिश अफसर थे वो ये समझ रहे थे जो गोंड और संथाल जैसा जो ये जो जातियां हैं, आदिवासी समूह हैं, ये एक जगह ठहरे हुए हैं, और जो शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले लोग हैं वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो ये उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, सभ्य हैं। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है, इससे उनको भी फ़ायदा होगा। वो चाहते थे कि ये लोग जो घूम घूम कर खेती कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, ये एक जगह टिक करके रहें। यहाँ पे एक पिक्चर है, पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर है यहाँ पे, और जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव इनकी मदद करता है, क्योंकि एक आदमी लट्ठों से पूरा घर नहीं बना सकता। चलिए आते हैं पॉइंट पे। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। किस तरीके से बदला वो हम देखेंगे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। जब अंग्रेज नहीं आए थे, उनके आने से पहले बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां आदिवासियों के जो मुखिया होते थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, ठीक है, और उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर कंट्रोल रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी, कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी, और वे ज़मीन पर वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिलता रहा, लेकिन शासनीय शक्तियां उनकी छिन गई। जो शासक थे, जो शासन कर रहे थे, अपना नियम खुद बना रहे थे, वो शक्तियां उनके पास अब नहीं रही। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया कि जो नियम पहले वो खुद बनाते थे, खुद शासन करते थे, अब उनके वो शक्तियां छिन गई, और जो ब्रिटिश जो अफसर हैं वो जो नियम कानून बनाएंगे वो तुम्हें मानना होगा। इसके लिए उन्हें बाध्य किया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना भी देना पड़ता था, और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना भी होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए बेचारे, ठीक है। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। देखिए, ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, एक जगह नहीं ठहरते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह जो हैं वो एक जगह रहें और खेती करें। ये चाहते थे अंग्रेज कि ये जो आदिवासी समूह हैं ये भटके नहीं, एक जगह रह करके खेती करें। एक पिक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो चाहते थे कि ये लोग एक जगह रह करके खेती करें और स्थायी रूप से रहें, खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को कंट्रोल करना आसान था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अपना शासन चलाना चाहते थे, और इसीलिए वो चाहते थे ये लोग एक जगह रुके तो हम अपना इन पर हक जमाएं, अपना शासन करें। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। अंग्रेजों ने उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि तुम्हें इतनी ज़मीन मिलेगी, तुम्हें इतनी ज़मीन मिलेगी, ठीक है। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, तुम इतनी ज़मीन जोत रहे हो, तुम्हें इतना टैक्स देना होगा, तुम्हें इतना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप यहाँ पे चैप्टर 2 में हमने पट्टेदार अपने भूस्वामी को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे, वैसा हमने पढ़ा था। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। हालांकि रही, लेकिन बहुत कामयाब नहीं रही, पूरी तरीके से सक्सेस नहीं रहे वो। झूम काश्तकारों को एक जगह वो नहीं बसा पाए। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। हमें जो है कि हमें दूसरे का शासन नहीं चाहिए, हम जैसे जी रहे थे हम वैसे ही रहेंगे।
व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई कि जाओ तुम जो है अपना झूम खेती कर सकते हो। एक फ़ोटो और नीचे आ गई है, तो ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी हैं। ठीक है, समतल मैदान और जंगलों में धान की खेती के फ़र्क को हम देख सकते हैं। जो समतल स्थान होते हैं वहीं पे धान की खेती होती है, क्योंकि धान को चाहिए होता है पानी, जो कि जो ज़मीन समतल नहीं है, बराबर नहीं है, उस पर खेती नहीं हो सकती धान की। वन कानून और उनके प्रभाव की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी क्या हुआ, भारी असर पड़ा, भारी असर देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी कि जो जंगल है वो राज्य की संपत्ति है। अब तुम इस तरीके से इसको काट नहीं सकते, खेती नहीं कर सकते, तो है ना, ये सब चीज़ें। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी, है ना। जिन जो है अंग्रेजों ने जिन जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था, उसमें लोग क्या क्या नहीं कर सकते थे, स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते थे, झूम खेती नहीं कर सकते थे, फल नहीं तोड़ सकते थे, पशुओं का शिकार नहीं कर सकते थे, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते थे, इनको आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, क्योंकि वो तो यही सब करके जिंदा रहते थे। उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई, और समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स यानी कि स्लीपर्स की अगर हम बात करें तो वो जो जिस पर ट्रेन चलती है, पटरी स्लीपर, लकड़ी के 36 तख्ते नहीं होते हैं जो जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, वो स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए भाई, क्योंकि तुमने तो आरक्षित वन घोषित कर दिए, पेड़ काटने नहीं दोगे, घूमने नहीं दोगे, फल तोड़ने नहीं दोगे, शिकार करने नहीं दोगे, है ना। और दूसरी बात, अब ये भी प्रॉब्लम आ गई, स्लीपर्स कैसे बनेंगे, तख्ते कैसे बनेंगे, लकड़ी नहीं कटेगी तो। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। लेकिन जो गांव में रहते हैं उनको मजदूरी करनी होगी। तुम खेती तो कर लोगे, ठीक है, अनाज उगा लोगे, लेकिन तुम्हें वन विभाग के लिए काम करना होगा फ्री में, और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए थे। ठीक है, चलिए 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। किसने? वेरियर एल्विन ने। कब? 1930 में। अब यहाँ से चलिए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज का। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया कि हम ये सब नहीं मानेंगे तुम्हारे कानून, ठीक है। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे नए नियम नहीं मानेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। उन्होंने नए नियम को पालन करने से इनकार कर दिया, वो उन्हीं नियमों पर चल रहे थे जिनको सरकार ने कहा ये गैर कानूनी है, लेकिन वो लोग यही सब करते रहे, ठीक है। कई बार तो उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे, इसी वजह से ये विद्रोह हुए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गोदारा औरतें जो हैं वो बुनाई कर रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वहीं से ये विद्रोह पैदा हुए, सत्याग्रह, वन सत्याग्रह, विद्रोह इसी तरीके से हुआ। व्यापार की समस्या बढ़ी भाई, किस तरीके से? 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। जो वहाँ के जनजातीय समूह थे उन्होंने ये देखा कि जो व्यापारी हैं, जो महाजन हैं, वो जंगलों में बड़ा जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद
कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा कि आखिर इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखेंगे जो रेशम पैदा करते थे। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। 18वीं सदी में जो हमारा भारतीय रेशम था, यूरोप की बाज़ारों में इसकी भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाज़ार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। कौन? झारखंड में स्थित जो हजारीबाग है उसके आसपास रहने वाले जो संथाल जो समूह है, जनजाति समूह संथाल, ये रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे कि भाई इनको कर्जा दो, ये अपना जो है कि अपने कारोबार को बढ़ाएं और इससे हमें भी फ़ायदा हो। ठीक है, 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये इनको मिल जाते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेच दिया जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले जो बिचौलिए होते थे, भाई जो निर्यात कर रहे हैं और जो रेशम उत्पादक हैं उनके बीच में जो सौदा तय किया जाता था, उसमें जो बिचौलिया होते थे उसको बढ़िया फ़ायदा हो जाता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे इसी वजह से, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो फ़ोटो है ये बिहार के कोयला खनिक 1948 की फ़ोटो है। ये लोग जो कोयला की खान में काम करते हैं। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोंटने वाली जो खदानें हैं, इनकी गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे, यानी मर जाते थे, क्योंकि वहाँ पे दम घुटता था और बस अंधेरा रहता था, है ना। इससे शरीर लोगों का खराब हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी। काम की तलाश की अगर बात करें तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले जो आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती भी किया गया था। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। आगे बढ़ेंगे, नज़दीक से देखने पर हमें ये पता चलता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियाँ, नए टैक्स और व्यापारियों महाजनों के द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। यानी कि बहुत सारे जो जनजातीय समूह थे उन्होंने जो कानून उनका बदल दिया गया, उनके व्यवहार पर, उन पर जो रोक लग रही थी, है ना, उनसे जो नए तरीके के टैक्स लिए जा रहे थे, इसका उन्होंने विरोध किया, बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में मध्य भारत में। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। वर्ली विद्रोह कब हुआ? 1940 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बिरसा मुंडा की बात करते हैं, ठीक है, फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। चलिए समझिए, बिरसा मुंडा को समझिए। यहाँ से बिरसा मुंडा की बात करते हैं, देखिएगा। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ और उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था।
लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी कि किस तरीके से उनका विद्रोह हुआ। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं यानी कि जो बाहरी लोग हैं उनके उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर से उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। अपनी ज़मीन की लड़ाई, अपने मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपने साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे इंसान बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें कि जो गौरवपूर्ण तरीके से आप जो पहले जी रहे थे, शासन था आपका, है ना, खुले तरीके से आप जी रहे थे, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का आप संकल्प करें। वह अतीत के ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती भी करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे लोग एक बार फिर से अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें, ये वो चाहते थे। और इसी के लिए उन्होंने लोगों से वो आह्वान भी कर रहे थे। वैष्णव क्या है यहाँ पे? वैष्णव विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते थे। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ? अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि ये तो लोगों को एक साथ फिर से लाने का प्रयास कर रहा है, एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और साकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। ठीक है, यहाँ से ये आंदोलन जो है इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। ये जो आंदोलन था इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत भी मानते थे कि ये जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, समस्या, इनका स्रोत वही है। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे। भाई पहले कर्जा दे रहे थे, जब वो कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे तो उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी। और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। जो उनकी परंपरागत संस्कृति चली आ रही है पीढ़ियों दर पीढ़ी, है ना, ये उनकी आलोचना कर रहे थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। फिर 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुना दी। 95 के बाद जब 2 साल में जेल में रहने के बाद 97 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का प्रयोग किया जो उनकी पहले से चली आ रही थी। प्रतीक, जो भाषा है ना, उन सब चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया। वो सोच जानते थे कि लोग इसी के साथ अब जुड़ेंगे। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि दीकू और यूरोपियों जो बाहर से आए हैं उनको तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए, महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, इसको आप नोट कर लीजिए। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। ये आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया
जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। पहली बात तो ये थी। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी अभी भी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों, संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको समझा। इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसके बाद कुछ 3 से 4 चैप्टर और बचेंगे, फिर आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने जाना कि किस तरीके से इस चैप्टर में बहुत कुछ दिया गया है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और बनते भी हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं।